हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हो डेली करंट अफेयर्स। आज हमें 2 दिन के सीए सेशंस कवर करने हैं। वाई? बिकॉज कल था संडे और संडे को आपका वीकली रिवीजन सेशन आता है जो दिन में आपका पायल मैम ने लिया था, और बैंकिंग करंट अफेयर का बूस्टर डोज आता है स्पेशली बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, तो वो शाम को हो गया था। आई रियली होप आपने दोनों सेशंस देख लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज 2 दिन के सीए से, और सबसे पहले हम लेंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो 17th ऑफ जून यानी कि आज के दिन एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। दैट इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। यानी कि जो रेगिस्तान बनता जाता है, धीरे धीरे वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, सूखा पड़ने लग गया है, जो वहां पे उपज होती है, जो भी प्लांट्स होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। सो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, और सूखा पड़ता जा रहा है। इस चीज के टुवर्ड्स ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि ये कंडीशन और ज्यादा नहीं बढ़े, बिकॉज आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़नी ही है, हमारा जो डिपेंडेंस है जमीन के ऊपर वो बढ़ना ही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लैंड की जो हेल्थ है वो अच्छी हम रखें, उसको डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट से बचा के रखें। और इसी के लिए वर्ल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून। 17 खतरा लेते हैं हम हमेशा याद करने के लिए, रिमेंबर, राइट। जून में वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है इंडिया के अंदर, अगर हम देखें तो सूखे की सिचुएशन होती है और उससे खतरा होता है। तो 17 जून को आप इजीली ड्रॉट से एसोसिएट कर सकते हो। गुड, चलिए थीम क्या है इस बार की? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। वी आर यूनाइटेड फॉर लैंड, हमारी लेगेसी जो हमें मिलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमारा फ्यूचर भी इसी जमीन या इसी लैंड पे टिका हुआ है। अब देखिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट या लैंड को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इस सब की शुरुआत होती है 1992 से। कब से होती है शुरुआत? 1992 रियो अर्थ समिट होता है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, इन सब चीजों की बातचीत करते हैं। तो यहां से मेजर डिस्कशन कि कैसे हम इन सब चीजों को संभाल के रखें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सतत विकास हो सके। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यानी यूनाइटेड नेशन की जो मेजर बॉडी है, वो इस्टेब्लिश करती है UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कॉम्बैट का मतलब लड़ना, किसी चीज से फाइट करना। और 2007 में पूरा एक दशक यानी पूरा एक डेकेड था जो कि UNGA ने डेडिकेट किया डेजर्ट्स को। 2010 से 2020 तक का जो पूरा एक दशक या डेकेड था, इट वाज डेडिकेटेड टू व्हाट? डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। इस चीज को डेडिकेटेड ये पूरा दशक रखा गया, डेजर्ट एंड फाइट फॉर डेजर्टिफिकेशन। सो ये सिग्निफिकेंस बताता है कि यूनाइटेड नेशन, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, अप्रॉक्सीमेटली 192 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इट, वो भी डेजर्टिफिकेशन को कितनी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। अब ये थोड़े डेटा हैं जो पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग वाले बच्चों के काम आने जैसी चीज है कि अगर आप देखोगे अभी रिसेंट रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, तो अप टू 40% जितना भी हमारा लैंड एरिया है वर्ल्ड वाइड, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, यानी वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं बच रहा है। 2050 तक करीब 10 बिलियन लोग हैं जो कि धरती पे रहेंगे और इसी लैंड को शेयर करने वाले हैं, उसी पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं खाने के लिए भी। तो अगर इसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी तो बहुत दिक्कत आएगी। वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, लैंड कल्टिवेबल नहीं रह रहा है। अंडर UNCCD इसके हिसाब से करीब 130 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी शपथ ले ली है कि हम 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन और न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। यानी कि इतनी आबादी बढ़ रही है फिर भी लैंड के ऊपर नेगेटिव असर ना पड़े, लैंड ड्रॉट की तरफ ना जाए, लैंड डेजर्टिफिकेशन की तरफ ना जाए, लैंड वाटर से डिप्लीट ना हो। इस सब के लिए शपथ ले चुके हैं ऑलरेडी कितने कंट्रीज? 130 कंट्रीज। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स हमें लेकर के जाएगा, क्योंकि बिना अच्छी जमीन के खाना पॉसिबल नहीं है, पानी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा 17 जून की, बिकॉज इट इज वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। समझ में आ गया? ना सिर्फ हम इंपॉर्टेंट डे याद करेंगे, पर अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेटाज है वो भी याद करते चलेंगे, स्टैटिक पॉइंट्स भी कवर करते चलेंगे। होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो UPSC CSC वाले बच्चे एग्जाम दे करके आए, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज भेजे हैं कि मैम करंट अफेयर्स में काफी हेल्प हुई है। सो आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी। वनडे एग्जामिनेशन के बच्चे तो अभी तक रिव्यूज भेज ही रहे थे, अब UPSC वाले बच्चे भी भेज रहे हैं। सो आई एम रियली वेरी सैटिस्फाइड। गुड, कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। चलो अगले एक इवेंट पे चलते हैं जो तिथि बेस्ड है। देखते हैं आप में हर दिन आपको
बिल्कुल स्टार्टिंग में डेट के साथ में तिथि बताती हूँ क्या तिथि है आज, क्योंकि उस तिथि के हिसाब से कुछ एक त्योहार, कुछ एक इवेंट्स, कुछ एक मेले पड़ते हैं। और वैसा ही एक एग्जाम्पल अभी आप देखो, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा जिसमें डिवोटीज ने गंगा रिवर, जो हमारी गंगा मैया है, उसमें होली डिप ली है। गंगा दशहरा बहुत बड़ा एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन माना जाता है कि गंगा जी धरती पे उतरी थी। जो भागीरथ जी थे उन्होंने अपने सारे पूर्वजों को मोक्ष दिलवाने के लिए और चाहा था कि गंगा जी उतर आए धरती पे, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि भाई शिव जी की पूजा करो और उनसे बोलो कि जब गंगा जी उतरेंगी, इतना वेग होगा, उनकी इतनी स्पीड होगी, तो धारण कौन करेगा, तो शिव जी अपनी जटाओं में उनको धारण करें। तो ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं। तो इसी दिन माना जाता है कि गंगा वतरन हुआ था, गंगा जी का धरती पे आगमन हुआ था और उसको हम गंगा दशहरा के तौर पे मनाते हैं। एक प्रमुख हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। और ये कब पड़ता है, तिथि इंपॉर्टेंट है, 10th डे ऑफ वैक्सिंग मून इन द मंथ ऑफ ज्येष्ठ, यानी कि वैक्सिंग मून बोले तो वो फेज जहां चांद बढ़ता है, तो शुक्ल पक्ष। 10th डे यानी दशमी, तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को पड़ता है गंगा दशहरा। आई बात समझ में? आज 11 है, आज एकादशी है, कल थी। तो अभी ये गंगा दशहरा चालू हो चुका है, 10 दिन तक ये चलेगा, जिसमें 9 दिन तक खूब बड़ी फेस्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी और जगह जगह जहां जहां से गंगा मैया बहती है वहां पे होली डिप्स के लिए लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो ये कहानी समझ में आ गई। गंगा दशहरा कब, तिथि कौन सी तिथि पे आता है, याद रखना पड़ेगा, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को। दशमी दशहरा साउंड सेम है ना, बस ज्येष्ठ महीना याद रखिएगा। चलो ओके, फिर हम आते हैं एक और फेस्टिविटी पे जो कि पर्टिकुलरली लद्दाख की एक मोनास्ट्री से जुड़ी हुई है और उसका नाम है हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा यानी मोनास्ट्री होता है। तो हेमिस फेस्टिवल की हो चुका है, यानी इसी टाइम पे हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। 16 और 17 ऑफ जून को इस साल हेमिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। और ये कहाँ पे होता है, हेमिस गोम्पा, गोम्पा यानी मोनास्ट्री है और ये कहाँ पर है, ये है लद्दाख के अंदर। सो लद्दाख की हेमिस मोनास्ट्री में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, हेमिस सेचू। और लाइक आई टोल्ड यू कि गोम्पा मतलब मोनास्ट्री होती है और इस साल 16 और 17 जून को मनाया गया, लेकिन ये भी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। कैलेंडर इन द सेंस 10th डे ऑफ लूनर तिब्बतन कैलेंडर। सो तिब्बत साइड में जो बुद्धिज्म फॉलो होता है, पर्टिकुलरली वहां पे वज्रयान तिब्बतम बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। वज्रयान जो कि महायान का ही एक सेक्शन है, लेकिन इसमें तांत्रिक एंगल भी जुड़े हुए होते हैं और उसको हम वज्रयान सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। तो लूनर तिब्बतन कैलेंडर यानी तिब्बत वाला जो बुद्धिज्म है, लद्दाख में देखने को मिलेगा, अरुणाचल में देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ के कैलेंडर के 10th डे को मनाया जाता है हेमिस सेचू फेस्टिवल और हेमिस गोम्पा में स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि लद्दाख के अंदर है। 2 दिन का ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल होता है और इसी दिन पड़ता है गुरु पद्म संभव जी का बर्थडे। गुरु पद्म संभव कौन, जिन्होंने इस तिब्बतन बुद्धिज्म की नींव रखी थी, फाउंडर माने जाते हैं ये। इनको गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें कि भाई गुरु पद्म संभव कब हुआ करते थे, तो लेट 8th सेंचुरी के अंदर ये हुआ करते थे और इन्होंने तांत्रिक बुद्धिज्म, जिसे हम वज्रयान बुद्धिज्म भी कहते हैं, उसकी नींव हिमालयन किंगडम के अराउंड यानी तिब्बत वाले एरिया के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाले हिस्से के अंदर रखी थी। ठीक है जी, यहां तक की क्लियर हुई बात। अब इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस किया जाता है, छाम डांस। कौन सा डांस, छाम डांस, जिसके अंदर जो लामाज होते हैं, जो मंक्स होते हैं, वही डांस करते हैं बहुत कलरफुल से अटायर पहन के, और वो मास्क पहनते हैं गुरु रिनपोचे के जो 8 अलग अलग अवतार में उनको पूजा जाता है, उन सबका डिपिक्शन ये करते हैं। तो छाम डांस कौन करते हैं, लामाज करते हैं। एंड ये एक मेजर पार्ट होता है तिब्बतन बुद्धिज्म फेस्टिवल का, जो कि है हेमिस फेस्टिवल। और हेमिस गोम्पा जो है ये लद्दाख की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। लद्दाख के अंदर काफी सारी मोनास्ट्रीज है, हिमाचल में बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं, सिक्किम में है, अरुणाचल में है, लेकिन लद्दाख की सबसे बड़ी मोनास्ट्री कौन सी है, हेमिस मोनास्ट्री है। गॉट इट, यहां तक की कहानी क्लियर हुई। चलो अब इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड ही एक और बात हम करेंगे। ये हमने 15 जून को सेलिब्रेट कर लिया है और हमने पढ़ा भी था, वर्ल्ड विंड डे, याद है। जून के अंदर बहुत सारी लोकल विंड चलती हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हम देखेंगे लू चलती है, तो मिड जून में मैंने कहा था लू चलती है बहुत ज्यादा। 15 जून को हमने ऑब्जर्व किया ग्लोबल विंड डे, राइट, पढ़ा था।
और उसी का सेलिब्रेशन फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने भी किया और उन्होंने एक थीम के चलते इसको सेलिब्रेट किया। तो इंडिया में कौन सी सेंट्रल थीम से हमने इसको सेलिब्रेट किया है वो देखना जरूरी है। पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसलिए ये न्यूज मैंने ले ली है कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबल विंड डे है वो किस सेंट्रल थीम में सेलिब्रेट किया गया। पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, और नए मिनिस्टर बने हैं न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के। कौन है? चलो आंसर करो। अभी बहुत बार पढ़ा दिया, निमोनिक से सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी याद करवा दिए मैंने। वीडियो नहीं देखा हो तो करंट जीके 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, जाके देख लीजिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बच्चे 2023 के कुछ कंपाइलेशन डिमांड कर रहे हैं बार बार कि मैम 2023 का मिलिट्री एक्सरसाइज करवा दीजिए, बुक्स करवा दीजिए एटसेट्रा। सो देखिए अलग से आपको 2023 ईयरली करंट अफेयर या ईयरली सीए नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर। उसमें आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हो 2023 का। और 2024 के मैं बहुत रिसेंटली, बस मेरे 3-4 टॉपिक्स बचे हैं स्टैटिक जीके के जो लास्ट में मुझे उनको देने थे, वो मैं दे करके देन आई विल बी स्टार्टिंग विद योर 2024 6 मंथली कंपाइलेशन अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, चलिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने ऑब्जर्व किया 15 जून को ग्लोबल विंड डे और इस थीम के अंदर रखा है। और जो विंड सेक्टर है वो अभी तक कितना अचीवमेंट कर चुका है ग्लोबली, हम पवन ऊर्जा बनाने में 4th लार्जेस्ट नंबर पे कंट्री आ चुके हैं, यानी सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा विंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम 4th कंट्री हो गए, राइट। हमसे पहले चाइना, यूएस और जर्मनी आते हैं और ये हम मई 2024 का डेटा ले रहे हैं। और फ्यूचर क्या है इंडिया का, तो इन सबको लेकर के ये सेलिब्रेशन किया गया। सो हमारी कोशिश है कि हमें 2030 तक जितने भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर सकें और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव कर सकें। और इसमें विंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले नए बच्चे जो भी आए हैं चैनल के ऊपर, वेलकम टू परचम। और आप जो भी डेली सीए में पढ़ते हो मेरे साथ, उसका फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल होता है परचम के टेलीग्राम पे और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में। वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी से फिर वीकली और मंथली जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो, इसी से हम लोग वीकली एमसीक्यूज निकालते हैं, मंथली एमसीक्यू निकालते हैं, पूरी मंथली मैगजीन बनाते हैं करंट और स्टैटिक मिला के कैटेगरी वाइज। और वो सब अगर आपको चाहिए तो parchamclasses.in पे आप जा सकते हो, ये वेबसाइट है .in याद रखिएगा। और बाकी जो भी आप यूट्यूब पे पढ़ते हो उसके पीडीएफ भी आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे कि करंट अफेयर का पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, सवाल ई बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए, रफ्तार का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये सब क्या होते हैं आपको चेकआउट करने पड़ेंगे परचम ऐप पे जा करके। करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हमने बहुत सारा सपोर्ट आपको दे रखा है, आपको सिर्फ चेकआउट करना है परचम ऐप पे जाके सारे सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट एसएससी का कोर्स भी है। रेलवे वाले बच्चे जो देख रहे हैं और बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे मैम रेलवे के लिए कोर्स ले आइए, तो रेलवे का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। देखो रेलवे और एसएससी मोर और लेस पैरेलल चलते हैं। रेलवे में साइंस और डेप्थ में पूछी जाती है और कुछ एक टॉपिक्स जो एसएससी में आते हैं वो रेलवे में काम के नहीं होते हैं, तो ये माइनर मॉडिफिकेशन ही होते हैं रेलवे और एसएससी में। ऑफ कोर्स क्वेश्चन का लेवल थोड़ा वेरी हो जाता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। एसएससी का कोर्स जो बच्चे ले चुके हैं वो रेलवे का कोर्स नहीं लेंगे, पहले ही बता दूं, बाद में मत बोलिएगा हमने ले लिया और ये हो गया, कुछ चीज सपोर्ट नहीं दे पाएंगे फिर हम। ठीक है, तो वहां पे हमने डिस्क्लेमर भी डाल दिया है, बिकॉज ऑलमोस्ट पैरेलल सी चीजें होती हैं, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। सो अगर आपने ऑलरेडी अपना मनी डाल रखा है एसएससी कोर्सेज में, डू नॉट बाय रेलवे कोर्सेज। मैं इससे ज्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई होता होगा जो बोलता होगा मत लीजिए कोर्सेज। मैं आपको क्लियरली बोलूंगी एसएससी ले लिया है तो रेलवे मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी बाय करते हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रबल आ रहा है, parchamclasses06@gmail.com पे लिखिए, या परचम ऐप में ऐप चैट ऑप्शन होता है वहां आप लिख सकते हो, नहीं तो कॉल कीजिए। राइट, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा बस। चलो जी आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो है भारत में, कहां पर है ये?
भारत में बहुत बड़ा भूकंप अगर हम लास्ट याद करें तो कहाँ आया था, भुज के अंदर आया था, गुजरात में भुज में। तो वहीं पे स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया उन लोगों की याद में जिन्होंने जान गंवाई, और इतने बड़े भूकंप के बाद हम वापस से रेजिलियंस शो कर पाए, यानी वापस से जीवन को नॉर्मल ला पाए, इन सबको दर्शाते हुए म्यूजियम बनाया गया, राइट। तो इस म्यूजियम को सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को प्री वर्जेल्स म्यूजियम के अवार्ड के लिए। अभी टॉप म्यूजियम सिलेक्ट किए गए हैं, उनमें से फिर फर्दर अवार्ड अनाउंस होगा। तो हम शॉर्टलिस्ट में आ गए हैं, ठीक है। सो यूनेस्को प्री वर्जेल म्यूजियम की जो लिस्ट है उसके अंदर 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम जो पूरी दुनिया भर के हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, और उनमें से एक हमारा ये म्यूजियम भी है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। और इनमें से फिर फाइनल 3 म्यूजियम ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई टाइटल दिया जाएगा। वर्जेल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये 3 टाइटल नवंबर के अंदर ये अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। और भारत का पहला कोई म्यूजियम है जिसे इस तरह का कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है कि आप टॉप 7 में पहुंचे हो मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स में। और ये म्यूजियम लाइक आई टोल्ड यू 2001 में जो भुज में अर्थक्वेक आया था, कच्छ वाले एरिया में भुज में, तो उसकी याद में बनाया गया है, रेजिलियंस को शो करते हुए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये आ रही है इंडियन रेलवेज ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है, राइट। तो ये जो जिस इवेंट के चलते बनाई है कुछ महीनों पहले हो गया था, लेकिन सर्टिफिकेट में नाम अब आया है। तो क्या है ये, इंडियन रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है लिम्का बुक फॉर मैसिव पब्लिक सर्विस इवेंट अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज। सो पब्लिक सर्विस इवेंट्स यानी अलग अलग जगह रेलवे ने एक साथ बहुत सारे इवेंट्स करवाए और इतनी सारे लोग उसमें इकट्ठे हुए, इसके चलते ये अवार्ड दिया गया है इंडियन रेलवेज को। सो फरवरी के अंदर बहुत सारे जगहों पे इनॉग्रेशंस हुए थे, रोड ओवर, रोड अंडर ब्रिजेस एटसेट्रा के, और करीब 40,19,516 पीपल अलग अलग जगहों पे, कितनी जगहों पे, करीब 2100 वेन्यूज पे, 2140 वेन्यूज पे इतने सारे लोग इकट्ठे थे ऑन एट अ सिंगल टाइम रेलवेज के इस इनॉग्रेशन के चलते। इसी के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको जगह मिली है। समझ में आ गई बात। सो इंडियन रेलवे एंटर्स इट्स नेम इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट पीपल एट पब्लिक सर्विस इवेंट एट मल्टीपल वेन्यूज, 40 लाख समथिंग लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये न्यूज पहले पढ़ी थी कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा के जो प्रेरणा स्थल है, ऐसा एक प्रेरणा स्थल पार्लियामेंट हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स जो है, जो पूरा परिसर है पार्लियामेंट हाउस का, वहां पे एक प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया जाएगा या खोला जाएगा। इस तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की रही हैं, हमारे हिस्टोरियंस की रही हैं, जिन्होंने भी इंडिया की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया है, उनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी एक ही जगह पे। ये पार्लियामेंट परिसर में पहले से थी लेकिन अलग अलग जगह स्कैटर्ड थी, इनको एक जगह पे लाया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा प्रेरणा स्थल, है ना। तो हमने बोला था ऐसा होगा, अब ऐसा हो गया है, इनॉग्रेट कर दिया गया है प्रेरणा स्थल। किसने इनॉग्रेट किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया है, ठीक है। सो जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट कर लिया प्रेरणा स्थल, जहां पे ग्रेट लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, उनकी मूर्तियां पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह डिस्प्ले की जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड। बिल्कुल बताओगे कैबिनेट मिनिस्टर, यहां भी पूछूंगी मैं, आई रियली होप मैंने लिखा नहीं, इधर मैंने लिख दिया है, मत बताओ। जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल। कैसे किया था, CR जैकॉल जो होता है, या तो वो CR एनिमल देख लो पानी में उछल कूद कर रहा है, या फिर पाटिल से तिल ले लो, तिल होते हैं ना, सेसमी सीड्स, वो आप खा के पानी पी रहे हो तो जल शक्ति के बहुत शक्ति आएगी, ऐसे तिल खा के पानी पीने से, तो पाटिल, CR पाटिल वैसे भी याद हो जाएंगे। सो जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्चेस अ पोर्टल टू इकोलॉजिकली मॉनिटर गंगा। भाई गंगा के अंदर जो भी सफाई का काम चल रहा है, वाटर लेवल कितना है, गंदगी तो नहीं हो रही है, सीवरेज ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजों का रियल टाइम मॉनिटरिंग रखने के लिए, यानी लाइव अपडेट्स के लिए, और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और वो है एनवायरमेंट फ्लोज, E-फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा रिवर क्वालिटी की, गंगा, यमुना और जो भी एसोसिएटेड रिवर सिस्टम्स हैं उनकी, और इसको डेवलप किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने, जो कि जल मिनिस्ट्री का ही, जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक विंग है, आर्म है, ठीक है। और इससे क्या होगा भाई, इससे जो भी आप फर्दर प्लानिंग करना चाहोगे, काम कैसा चल रहा है, अच्छा ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा, ढंग से नहीं चल रहा, यहाँ लूप होल्स हैं, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर पाओगे फ्यूचर की, कि आपको वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में या नए नए कौन से प्रोजेक्ट लाने हैं ताकि काम और बेटर हो सके,
ठीक है जी। सो गंगा यमुना और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका रियल टाइम एनालिसिस होगा। नमामि गंगे प्रोग्राम जो चलता है क्लीनिंग ऑफ गंगे से रिलेटेड, उस पे भी एकदम रियल टाइम अपडेट्स आप रख सकोगे, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे ध्यान रख सकोगे। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेटा कहाँ से लेगा? ये डेटा लेगा क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन रिलीज करती है, वहां से ये डेटा लेगा, उसके बेसिस पे आपको अपडेट्स देगा। फर्दर आप एनालिसिस कर सकते हो कितना पानी आ रहा है, जा रहा है। तो गंगा से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका रियल टाइम अपडेट। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? पोर्टल का नाम है एनवायरमेंटल फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम, ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम। क्लियर? चलो आ जाते हैं नीति आयोग के ऊपर। नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है इंडिया का, राइट, जितने भी हम इनोवेशन की बात करते हैं, भारत को और आगे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बढ़ाया जा सकता है, बैठ करके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, थिंक टैंक जिसे हम बोलते हैं, वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया है एम आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0। एम आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0। अब ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये चैलेंज लॉन्च किया है, ताकि वाटर से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड कंपटीशन है बेसिकली। जो भी लोग जीतेंगे वो फर्दर आगे जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे ग्लोबल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब ये जो चैलेंज लाया गया है एम आईसीडी के वाटर चैलेंज, तो एम तो हो गया अटल इनोवेशन मिशन, आईसीडी के क्या है? दिस इज इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। सो डेनमार्क की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनका ये एक इनिशिएटिव है हमारे अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिल करके कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस क्या क्या है हमारे, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें देने। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। अब यहां पे आपको अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का स्टैटिक मिल जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो 2016 में 2016 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि हम इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रही हैं, राइट, आप वाटर की बात करो, आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो, आप टेक्नोलॉजी की बात करो, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करो, सो उन सब से रिलेटेड इनोवेशन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेज लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एमएसएमई लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे कौन काम करेगा? अटल इनोवेशन मिशन काम करेगा। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग करता है। नीति आयोग सीधे किसके अंडर लीडरशिप में है? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में है। तो कौन है चेयरपर्सन नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी साहब खुद हैं। फिर सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी। जो नीति आयोग है वो 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था और अटल इनोवेशन 2016 में बना दिया गया। सो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से आप इनोवेशन को बढ़ावा दो, इसके लिए एम है। क्लियर? ओके जी, अब ये एक विवादास्पद मुद्दा, जैसा कि हम पिछले 3 बार भी देख चुके हैं कि एनसीईआरटी ने 2014 से लेकर के यानी 2014 से लेकर के अभी तक 4 बार अपने करिकुलम में, अपने कंटेंट में चेंजेस किए हैं। अब ये 4th टाइम हुआ है, 4th टाइम इज दिस टाइम, जिसमें कि एनसीईआरटी ने बाबरी डिमोलिशन रेफरेंसेस को ड्रॉप किया है। बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया गया, ये बात ही एनसीईआरटी की 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस बुक से हटा दी गई है। उसको बाबरी मस्जिद नाम हटाने के पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि भाई हम क्यों नेगेटिव सेंटिमेंट्स फ्लोट करें, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पॉजिटिव एंगल में दे ही दिया था राम मंदिर के टुवर्ड्स, तो हम बाबरी मस्जिद, जब वो मस्जिद थी ही नहीं तो हम उसको बाबरी मस्जिद बोले ही क्यों? ये एक तर्क है जो कि दिया गया है। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो रिवाइज हुई उसके अंदर रीराइट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट और कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया, और उसके टुवर्ड्स एक स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं दिनेश सकलानी जी, उन्होंने दी कि भाई ये जो चेंजेस हैं ये हम खुद नहीं लाते हैं, ये जिस हिसाब से हमें डायरेक्ट किया जाता है वो है, और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उसके बेसिस पे ही हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर पहले बाबरी मस्जिद मेंशन था कि भाई बाबरी मस्जिद थी, उसको गिराया गया, लेकिन अब ये हटा करके 3 डोम्ड स्ट्रक्चर नाम दे दिया गया है। नंबर 1, बाबरी मस्जिद को हटा करके 3 डोम्ड स्ट्रक्चर नाम दिया गया है, और अयोध्या सेक्शन जो था पूरा 4 पेजेस का, उसको कट करके 2 पेजेस का कर दिया गया है। उसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हटा दिए गए हैं, जैसे कि बीजेपी ने जो रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ गुजरात से लेकर के अयोध्या तक, राइट, उसको हटा दिया गया है। कार सेवक्स का जो रोल था, कम्युनल वायलेंस जो हुआ, बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, प्रेसिडेंट रूल जो बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर लगाया गया,
और जो बीजेपी में ने पर्टिकुलरली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रिग्रेट शो की थी कि नहीं ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई है ये सही नहीं हुआ, तो ये सारे जो वाक्य हैं ये सब हटा दिए गए हैं कंटेंट में से। ठीक है, फर्दर देखते हैं। ओल्ड टेक्स्ट बुक ने लिखा हुआ था कि बाबरी मस्जिद 16th सेंचुरी का एक मॉस्क था, जिसको किसने बनवाया? मुगल एम्परर बाबर के जनरल थे मीर बाकी, इन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, पुरानी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ था, नई टेक्स्ट बुक के अंदर ये हटा करके बस एक 3 डोम स्ट्रक्चर है, जो कि श्री राम मंदिर, जो बर्थ प्लेस थी श्री राम जी की, वहां 1528 के अंदर इसको बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हिंदू सिंबल्स दिख रहे थे, ओके, एक्सटीरियर पोर्शंस में भी और इंटीरियर्स में भी। और फिर इसी चैप्टर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा, राइट, वो भी मेंशन किया गया है। जो अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर के वर्डिक्ट आया था, डिसीजन आया था, फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस, ये भी न्यू वर्जन के अंदर डाल दिया गया है। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जो चैप्टर एक तरह से ये दिखाए हैं क्योंकि हम बाबरी मस्जिद थी जब वो मस्जिद थी ही नहीं, और दूसरे पक्ष ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन करेंगे जो हिस्ट्री थी आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हो, जो थी जैसी थी वैसी बतानी चाहिए। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी अपील या अपने अपने व्यू पॉइंट्स रहते ही हैं। हर मुद्दे पे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एज अ स्टूडेंट आपको दोनों पहलू लॉजिकली सुनना और समझना चाहिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका जो भी ओपिनियन है वो बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद ये जो 5-0 वर्डिक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा चलो मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसने ये फैसला दिया था राम मंदिर के फेवर में, उसको लीड कौन कर रहे थे? 5 लोगों की बेंच थी, 5-0 वर्डिक्ट आया था, यानी सब फेवर में थे अयोध्या के राम मंदिर के, तो उसको लीड कौन कर रहे थे? ठीक है, 2019 का फैसला था, वो भी इसमें मेंशन किया गया। एंड लाइक आई टोल्ड यू 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 2014 से अभी तक हो चुके हैं। बस इतना ही है जी और कुछ नहीं है। चलो नाउ साहित्य अकादमी अवार्ड्स। साहित्य अकादमी ने अभी 2 कैटेगरी के अंदर अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी की 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है? एक है बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार जो बच्चों के लिए राइटिंग्स की जाती हैं, यानी ऐसे लेखन जो बच्चे पढ़ेंगे, राइट, उनको बाल साहित्य, ऐसे लेखकों को, लेखक बच्चे नहीं होते हैं, लेखक बड़े लोग होते हैं लेकिन वो लिखते बच्चों के लिए हैं, तो ऐसे लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ये अनाउंस किए गए हैं 2024 के लिए। और युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार यानी यंग लोग जो साहित्य लिख रहे हैं और उनके साहित्य को पुरस्कार दिया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखिए, साहित्य अकादमी 24 लैंग्वेजेस के अंदर विनर्स देता है। वैसे 22 हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस होती हैं प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, और इन दोनों में भी 24 लैंग्वेजेस में ही विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन जो युवा पुरस्कार है इसमें अभी सिर्फ 23 राइटर्स को ही विनर अनाउंस किया गया है, संस्कृत वाला बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है जी। सो अगर हम युवा पुरस्कार की बात करें तो युवा पुरस्कार इंग्लिश, अच्छा अब इसमें इंग्लिश और हिंदी कैटेगरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो अपने स्टेट के लैंग्वेज वाले विनर्स को भी देख लीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, साहित्य अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे नोटिफिकेशन में दिख जाएगा युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के विनर्स, और वहां पे कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो साहित्य अकादमी ने 23 राइटर्स युवा पुरस्कार के लिए अनाउंस किए हैं, जिसमें इंग्लिश का विनर कौन है? के वैशाली, और हिंदी के गौरव पांडे। इनकी राइटिंग, इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा मैंने यहां नहीं लिख रखा है, शायद अगली स्लाइड पे होगा, वेट, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। इंग्लिश के अंदर ये हम बात कर रहे हैं युवा पुरस्कार की। ठीक है, युवा पुरस्कार में इंग्लिश कैटेगरी में के वैशाली जीती हैं, और कौन सी रचना है उनकी जिनकी वजह से इनको प्राइज मिला है? होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया। सो ये राइटिंग है के वैशाली की, विच हैज फेच्ड हर दिस अवार्ड। और हिंदी के अंदर गौरव पांडे, उनकी एक पोइट्री का कलेक्शन है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इन दोनों को युवा पुरस्कार इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली दिया गया है, और इसमें 50,000 रुपीज का कैश प्राइज होता है, ताम्रपत्र होता है, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग ओवर टू 2024 बाल साहित्य पुरस्कार विनर्स। ये स्लाइड में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं पीडीएफ में करेक्ट करवा दूंगी, वो मैंने यहां अलग से लिख दिया है। ठीक है, ये मिस हो गया था, सो आई हैव जस्ट नोटेड इट व्हाइल रिकॉर्डिंग। बाल साहित्य पुरस्कार, सो इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, बाल साहित्य यानी जो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों के लिए लिखा जाता है। सो इंग्लिश में नंदिनी सेनगुप्ता हैज वन फॉर द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, और हिंदी में देवेंद्र कुमार ने पुरस्कार जीता है 51 बाल कहानियां के लिए। ठीक है जी। सो युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार दोनों समझ में आ गए।
चलो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी अवार्ड कैटेगरी से है, इंटरनेशनल कैटेगरी का अवार्ड है एंड इट इज विच अवार्ड? दिस इज कावली प्राइज, कावली प्राइज या कैवली प्राइज, विच एवर वेज यू फील लाइक प्रोनाउंसिंग इट। सो 2024 कावली प्राइज विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं साइंस की फील्ड में। कावली प्राइज को नोबेल प्राइज के पैरेलल ही माना जाता है 3 फील्ड्स में, ठीक है। कौन सी वो फील्ड्स हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। ये ध्यान रखिएगा कौन सी स्ट्रीम में दिया जाता है कावली प्राइज। सो एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस के अंदर दिया जाता है। 2024 में 8 लोगों को विनर घोषित किया गया है, ठीक है। और ये बाइनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। नोबेल प्राइज हर साल आता है, ये 2 साल में एक बार दिया जाता है। इसको कौन अवार्ड करता है, किसके ऑनर में दिया जाता है? नॉर्वेन अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट रहे, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी समाज सेवी कावली, इन्हीं के ऑनर में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले इनकी शुरुआत 2000 में 8 हुई, अभी 8 में हुई। अभी तक टोटल 73 साइंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड दिया जा चुका है और इनमें से काफी सारे अप्रॉक्सीमेटली 10 हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल गया आगे जाके। सो ये बहुत अच्छे से चुने जाते हैं ये लोग, और कावली प्राइज जिनको मिलता है इनको बहुत सिंसियर एक तरह से ध्यान दिया जाता है नोबेल प्राइज के लिए भी, राइट, रेफरेंस मिल जाता है। इसके अंदर $1 मिलियन का कैश प्राइज होता है हर फील्ड के लिए। मेडल होता है 7 सेंटीमीटर डायमीटर का, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। यूएस बेस्ड कावली फाउंडेशन है जो कि प्राइज देती है इन एसोसिएशन विद नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड नॉर्वेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। सो कावली पुरस्कार तीनों कैटेगरीज याद रखेंगे, और इस बार के जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट भी मैंने यहाँ दे दी है, ओके। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बैठ के हर एक नाम रटना तो मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बट देन यू नेवर नो, ठीक है। कावली प्राइज अब इस बार थोड़ा न्यूज़ में आए हैं तो एग्जामिनर का मन हो तो पूछ भी सकता है। सो 2024 कावली प्राइज विनर्स एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और MIT से मिले हैं, नैनो साइंस के अंदर MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और न्यूरो साइंस के अंदर MIT, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। लोगों के नाम आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि कहाँ से हैं वो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए, सो डेविड शार्बनो, सारा सेगर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, सारा सेगर, देन रॉबर्ट लैंगर, अरमान पॉल, ये नेम्स आप भी रीड कर सकते हो, नॉट नीडेड फॉर मी टू स्टैंड एंड रीड दिस फॉर यू, बट देन मैंने लिस्ट डाल दी है एक बार रेफरेंस के लिए, ठीक है जी। चलिए, कावली प्राइज कौन सी 3 कैटेगरी में दिया जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस, नैनो साइंस के अंदर 8 लोगों को इस बार दिया गया है। अगली खबर पे चलते हैं और ये आ रही है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड, MIFF। सो 18th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का चल रहा है, और उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जिसको किस नाम से दिया जाता है? डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके लिए किसको चुना गया है, किसको दिया जाएगा? सुब्बैया नलामुथु। सुब्बैया नलामुथु फिल्म मेकर हैं और इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड MIFF में दिया जाएगा। अच्छे से नाम याद रखिएगा। सो ये रिनोन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं श्री सुब्बैया नलामुथु, और इनको डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट MIFF में दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपीस का कैश प्राइज होगा, ट्रॉफी होगा, साइटेशन होगा, एंड V शांताराम लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं जिनके याद में ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ है, और वो ये है कि फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार को MIFF में इनॉग्रेट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं और उनको बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, बायर्स ढूंढ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे के साथ में, ताकि जो आर्ट सॉर्ट ऑफ मूवीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उनको भी मार्केट में स्क्रीनिंग का मौका मिल सके। सो 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार है, जो पूरा सेक्शन है, किसने इनॉग्रेट किया? अपूर्वा बख्शी ने किया है, अपूर्वा बख्शी ने। और अपूर्वा बख्शी जी दिल्ली क्राइम्स से की प्रोड्यूसर रही हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो आगे फटाफट अगली खबर। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो चुकी है, तो एक बार इसकी जिस्ट देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड की रेड फ्लैग 24 एट आइल्सन बेस अलास्का। आइल्सन बेस अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज हुई है। इसका 2nd एडिशन हुआ इस बार, ठीक है। और उसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। कौन से हम एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट किए इस बार? रफेल के साथ में।
सो हमारा जो कंटिजेंट था वो एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का पहुंचा था पार्टिसिपेट करने, ये सेकेंड एडिशन था। हमारे अलावा सिंगापुर एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स जो यूके की है, रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन और यूएस एयरफोर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पहली बार राफेल एयरक्राफ्ट भी गए थे और ये 4 से लेके 14 जून तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो एक जिस्ट के लिए मैंने ये वापस डाल दिया। चलिए, अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान से एक पूरा एक टीम ऑफ 5 पीपल, दे विल बी विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर वेरी सून। और क्यों? क्योंकि वहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पानी से जो बिजली बनाई जा रही है, उनको लेकर के पाकिस्तान आपत्ति जता रहा था कि नहीं, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके हिसाब से आप जो ये बांध बनाते जा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो हमारे यहाँ जो वाटर फ्लो आ रहा है वो रुक जाएगा इन नदियों से। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ आप जा रहे हो, ऐसा इंडिया के ऊपर आरोप लगता रहा है पाकिस्तान से फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वर्ल्ड बैंक को भी वो अप्रोच करता रहा है कि आप आकर के या तो चेक कीजिए या आर्बिट्रेशन कीजिए, मध्यस्थता कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही कर दिया, बोले आर्बिट्रेशन भी कर देते हैं और चेकिंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते 5 मेंबर डेलीगेशन पाकिस्तान से और साथ में वर्ल्ड बैंक के डेलीगेट्स जम्मू एंड कश्मीर विजिट करेंगे जून 17 से लेकर 28 तक। करीब 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है। सो अभी जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो गया, आकर के चेकिंग हुई, तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि कौन सी नदी पे बना हुआ है? चेनाब नदी पे बना हुआ है। और दूसरा है किशन गंगा पावर हाउस, बांदीपुर के अंदर है किशन गंगा, जो कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। ये देखिएगा, दिस इज किशन गंगा, जिसे नीलम भी कहते हैं, और ये इधर झेलम से आके जुड़ती है और फिर झेलम आगे बढ़ती है। और ये चेनाब के ऊपर, यहाँ पे इस वाले मैप पे देखो, ये चेनाब के ऊपर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों को लेकर के पर्टिकुलरली अभी डिस्कशन बना रहेगा। ठीक है जी, वापस आ जाइए। सो अब बात आती है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा क्या था जो जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये जो मेजर रिवर्स आप देख रहे हो, ये मेजर रिवर्स आप देख रहे हो, इंडस आ गई, उसके बाद झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, ये जो 5 रिवर्स हैं, इनका रादर 6 रिवर्स नॉट 5, ये जो 6 रिवर्स हैं, इनका जो वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी, जिसके तहत बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा डिस्प्यूट एक तरह से सेटल करने की कोशिश की गई थी। अब इसके हिसाब से जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिनमें चेनाब, झेलम और इंडस आती हैं, वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब, इसका जो मेजर राइट्स हैं, इंडिया के राइट्स इसमें लिमिटेड होंगे। ओके, इंडिया इन रिवर्स का पानी किस लिए यूज कर सकती है? वो अपने पावर प्लांट्स के लिए कर सकती है, लिमिटेड स्टोरेज के साथ में। ठीक है, डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकती है, देन इरिगेशन एटसेट्रा के लिए कर सकती है, लेकिन पानी मेजरली आगे आपको भेजना पड़ेगा। बाकी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे रवि हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, वो कंप्लीटली उन पे हक किसका है? इन ईस्टर्न रिवर्स पे ऑल राइट्स ऑफ दीज रिवर्स एक्सक्लूसिवली इंडिया के पास लाया करते हैं। तो इस तरह से ट्रीटी डिसाइड की गई थी। अब चेनाब के ऊपर अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, झेलम से जो जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, अगर हम उस पर चला रहे हैं, तो पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है कि भाई नहीं, ये तो पानी हमारी तरफ आना था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लिमिटेड यूज करने के लिए तो हमें इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करती है। ठीक है, तो बस ये मुद्दा आ रहा है, समझ गए? बस ये मैंने आपको समझा ही दिया। देखो, लिमिटेड यूज हम कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन लिमिटेड यूज कर सकते हैं। सो उसी के तहत हम काम कर रहे हैं, इंडियन सरकार का ये कहना है। ठीक है जी, चलिए अब हम कुछ छोटी छोटी न्यूज देखते हैं और फिर हम इंटरनेशनल डोमेन पर, स्पोर्ट्स डोमेन पर चलेंगे। आज न्यूज बड़ी रहेंगी, 2 दिन का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो पहले देखिएगा, फॉर्मर ओडिशा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत जी, क्या नाम है? मुरलीधर चंद्रकांत एंड इन भंडारे, इनका निधन हो चुका है। गवर्नर रह चुके हैं ओडिशा के। सीनियर कांग्रेस लीडर महाराष्ट्र से और राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं 3 टर्म्स के लिए। सीनियर एडवोकेट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर चुके हैं। गवर्नर रह चुके हैं ओडिशा के और अब इनका निधन हो चुका है। देन अगला एक और जो हम सैड डिमाइज देखेंगे, वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी जी, इनका भी निधन हो गया। सो हरपाल सिंह बेदी जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हमारा जो नेशनल ओलंपिक में कंटिजेंट गया था 2012 में, तो जो ऑफिशियल प्रेस कैप्चर करने के जो जाते हैं ना, प्रेस रिलीजेस जो लिख के देंगे, सो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कौन थे जो साथ में गए थे? दैट वाज आल्सो हरपाल सिंह बेदी जी। ठीक है, चलिए
अब हम आते हैं इंटरनेशनल डोमेन की न्यूज़ पर। सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, और अपॉइंटमेंट क्या है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट री इलेक्ट होकर के आ गए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट क्या नाम है, क्या नाम है, इनका नाम है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। सो ये साउथ अफ्रीका के वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव केप टाउन, जुडिशियल ब्लेमफॉन्टेन, और इसकी करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, अब चाइना से रिलेटेड हम 2 न्यूज देखेंगे। पहली न्यूज आ रही है, चाइना की जो सैटेलाइट है जिसका नाम है चेज, ओके, दिस सैटेलाइट हैज डिस्कवर्ड न्यू सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन पैटर्न। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, सन के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड स्टडी करने के लिए, और उसका शॉर्ट फॉर्म चेज है। इस सैटेलाइट ने एक नया सोलर पैटर्न रोटेशन फाइंड आउट किया है, और पहली बार एक प्रिसाइज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया है सन के एटमॉस्फेरिक रोटेशन का, कि सन का जो एटमॉस्फेयर है किस हिसाब से रोटेट करता है, किस हिसाब से मूव करता है या फंक्शनल है, उसका 3D रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, अब बस न्यूज इतनी सी आपको ध्यान रखनी है। अब चेज के बारे में देख लेते हैं। चेज जो ये सैटेलाइट थी, ये क्यों भेजी गई थी, सन को देखने के लिए, सन का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, ओके, और इसकी मैग्नेटिक एक्टिविटीज कैसे होती हैं, इसको कैप्चर करने के लिए, इसकी इमेजेस वगैरह देखने के लिए ये भेजी गई थी। इसको क्वाफू 1 सैटेलाइट भी कहा जाता है। 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और उसने पहली बार एक 3D इमेज या पिक्चर क्रिएट की है सन के एटमॉस्फेरिक मूवमेंट की, और वो भी इसने क्रोमोस्फेयर की है। किसकी की है, क्रोमोस्फेयर की। तो सन की जो मेजर 6 लेयर्स हैं और एक ट्रांजिटिव लेयर होती है, सो कोर, रेडिएशन जोन, कन्वेक्शन जोन, ये फोटोस्फेयर होता है जो हमें दिखता है। फोटोस्फेयर के बाद आता है ये क्रोमोस्फेयर, और इस क्रोमोस्फेयर का ही मूवमेंट उन्होंने डिपिक्ट किया है। फिर कोरोना आता है, और इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर और होती है। ठीक है जी, चलिए अगली खबर, चाइनाज नेक्स्ट मून मिशन। चाइना का चांगे 6 अभी वापस आ रहा है धरती पे, देखते हैं सक्सेसफुल होता है नहीं होता। फार साइड ऑफ द मून से मिट्टी और पत्थर लेकर के धरती पे वापस आने वाला पहला मिशन किसने, चाइना ने लॉन्च किया था, चांगे 6। अब चाइना का अगला मून मिशन जो प्लान हो रहा है, चांगे 7, चांगे 7 मिशन, उसके अंदर इजिप्ट और बहरीन भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, बिकॉज बहरीन जो है वो यूएस आर्टेमिस अकॉर्ड्स का हिस्सा है। आर्टेमिस अकॉर्ड के भाई स्पेस जो है, हम उसको किस तरह से यूज करेंगे पीसफुली सारे नेशन, तो उस पर सिग्नेचर होते हैं। और ऐसा नहीं कि बाइंडिंग होता है, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये बताने के लिए कि भाई यूएस और चाइना, तो बहरीन थोड़ा सा यूएस के आर्टेमिस अकॉर्ड के पास है, फिर भी वो चाइना के मिशन से जुड़ रहा है। इजिप्ट जो आप देखोगे वो ऑलरेडी चाइना और रशिया के साथ में ऑलरेडी एक टीम के अंदर है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो चाइना का जो अगला चांगे 7 मिशन होने वाला है, बहरीन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल से सुर्खियों में आ गया। सो इजिप्ट और बहरीन ने चाइना का इंटरनेशनल पार्टनर बनना डिसाइड किया है। वो अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके चांगे 7 मिशन में लगाएंगे, जिससे कि वाटर आइस जो है वो मून के साउथ पोल पे है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए चांगे 7 मिशन जब जाएगा तो इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी जाएंगे 2026 में। चांगे 7 मिशन कब जाएगा, 2026 में। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका, सर्चिंग फॉर वाटर आइस, पानी आइस फॉर्म में मून के साउथ पोल के आसपास है या नहीं है। ठीक है, और इसमें ये हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्बिटर की तरह से फोटो कैप्चर करेगा मून की। ये हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा कौन देंगे, इजिप्ट और बहरीन बना करके देंगे। ठीक है, चलिए अब इजिप्ट मेंबर है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का, जो कि चाइना और रशिया का एक प्रपोज्ड इनिशिएटिव था। ठीक है, और जिसके तहत टू बिल्ड अ बेस ऑन मून बाय 2030, मून पे जाके हम अपना एक बेस बना सके। सो चाइना और रशिया का ये प्रपोज्ड इनिशिएटिव है, और इजिप्ट इसका ऑलरेडी हिस्सा है। और बहरीन की अगर हम बात करें तो वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स का हिस्सा है, यूएस का जो इनिशिएटिव है। आर्टेमिस अकॉर्ड, आर्टेमिस नाम यानी ग्रीक मून गॉडेस है, चांद की देवी। सो ये एक नॉन बाइंडिंग
नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल, नहीं बहुत सारे देश साइन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं आपने इस पर साइन कर दिया तो आपको सारी टीएनसी मानी, ऐसा नहीं है। सो यूएस की तरफ से इनिशिएट किया गया था, और इसमें आउटर स्पेस जो हमारा है उसको कैसे हम ढंग से यूज करें ताकि जो भी R&D हो रही है, रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबके साथ शेयर किया जा सके, हम पीसफुली आउटर स्पेस को शेयर कर सकें, इसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड लाया गया था। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है और नासा, इन दोनों ने मिलकर के अकॉर्ड 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया भी इसका मेंबर है, हमने भी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर रखा है, हम 27 सिग्नेटरी बने थे आर्टेमिस अकॉर्ड के। ठीक है जी, आ जाओ स्पोर्ट्स कैटेगरी पे आ जाते हैं। सो इंडियन टेबल टेनिस टीम ने हिस्ट्री बनाई है जी बाय सिक्योरिंग इंडियाज फर्स्ट मेडल एट ब्रिक्स गेम्स। अभी ब्रिक्स गेम्स चल रहे हैं, कंक्लूड नहीं हुए हैं, लेकिन भारत ने पहली बार ब्रिक्स गेम्स में कोई मेडल जीता है, और वो है ब्रॉन्ज मेडल। और किसने जीता है? हमारी जो टेबल टेनिस की जो टीम है, विमेन टेबल टेनिस की टीम, वो हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है ब्रिक्स गेम्स में, जो कि काजन रशिया में ऑनगोइंग है। अभी जब भी खत्म हो जाएंगे तो हम सारी डिस्कशन करेंगे। सो पॉयमांती बैस्या, मौमिता दत्ता और याशिनी शिवशंकर, ये तीनों की टीम थी टेबल टेनिस विमेन में जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं, और अभी ये 23 जून तक चलने वाले हैं गेम्स। क्लियर है? चलो जी, हो गई कहानी खत्म। आज के सेशन की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमने सारी डिस्कस कर ली एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सभी एग्जामिनेशन, बी इट वन डे, बी इट योर स्टेट एग्जामिनेशन, लॉ, यू नेम इट, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, आज का सेशन हो गया है डिले, जो मैंने आपको टाइम बोला था उससे फर्दर डिले हो गया है, एंड दिस इज वन ऑफ द चैलेंज दैट आई एम फेसिंग, क्योंकि आप जब कंपनी के हेड होते हो तो आपके पास बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टकअप हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि आपके सेशंस तो एटलीस्ट चलते रहें। टाइम अगर आगे पीछे हो जाए तो भी कभी कभी एडजस्ट कर लो। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करना शुरू करो। इन विच प्रेस्टिजियस कैटेगरी डिड इंडियन रेलवे रिसेंटली अर्न रिकॉग्निशन? हाल ही में जो भारतीय रेलवे है, कौन सी प्रतिष्ठित श्रेणी में उसने एक कोई मान्यता प्राप्त की है जी? बताओ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन ना, तो यही बचा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है सिग्निफिकेंट पब्लिक सर्विस इवेंट में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है जी, चलिए। ऑन विच डे ऑफ वैक्सिंग मून इन द मंथ ऑफ ज्येष्ठ इज गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड? यही एक और क्वेश्चन करूं, बताइए। गंगा सागर मेला ये कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? कौन से स्टेट में? बताना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, गंगा दशहरा कौन से दिन पे मनाया जाता है? ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को, कौन से डे को? टेंथ दशमी को मनाया जाता है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज करेक्ट? आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है जी। चलो पढ़ते हैं। सो इन 1994 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया UNCCD। बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर डेकेड 2020 से 30 वाला जो है वो यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर डेजर्ट है। नो जी, 2010 से 20 वाला था, ये तो रॉन्ग हो गया। थीम जो है यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर, ये भी सही है। तो करेक्ट कौन से हैं? 1 and 3 करेक्ट हैं। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, who will be honored with बाल साहित्य पुरस्कार 2024 for her memoir होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया? ये किताब किसने लिखी थी? बाल साहित्य पुरस्कार? नहीं, युवा, क्वेश्चन में गलती है जी, युवा साहित्य पुरस्कार। ठीक है, युवा साहित्य पुरस्कार किसने जीता? नंदिनी सेन गुप्ता ने जीता है, नंदिनी सेन गुप्ता। Then in what domain or disciplines are कावली prizes presented? कावली प्राइज जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं, कौन से डिसिप्लिन्स के अंदर दिए जाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। ए विल बी द राइट आंसर। देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चांगे 7 मिशन? चाइना जो 2026 में चांगे 7 मिशन लॉन्च करेगा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? आइस, वाटर आइस मून के साउथ पोल पे खोजना। ठीक है, ये है। चलिए, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्या क्वेश्चन है? विच म्यूजियम फ्रॉम इंडिया हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर यूनेस्को प्री वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड 2024? हमारा जो कौन सा म्यूजियम है जो इस अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है? दुनिया का टॉप 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम अभी तक चुन लिया गया। ठीक है जी, ये हो गया आज का सेशन खत्म। सॉरी फॉर द डिले इन टुडेज सेशन। कल से और मेहनत करके कोशिश करूंगी बिल्कुल टाइम पे सेशन लाने का। एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी ऑल द टाइम। हैव अ गुड डे,
हैव अ हैप्पी लर्निंग टाइम, बाय बाय, सी यू।